हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 व चैप्टर नंबर 2 के सभी फॉर्मूलेज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 फिजिक्स के 1 नंबर चैप्टर व 2 नंबर चैप्टर के टोटल फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 व चैप्टर नंबर 2 के सभी फॉर्मूले। तो दोस्तों, 1 नंबर चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला आता है अपना चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके देखते हैं सभी सूत्र। तो दोस्तों, पहला सूत्र बनता है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इसका मतलब होता है कि आवेश का किसी दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, यानी क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, जहाँ पर एन का मान होता है पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 इस प्रकार अनंत तक। व ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये था पहला सूत्र। इसके बाद 2 नंबर सूत्र बनता है इस चैप्टर से कुलाम बल। कुलाम बल होता है F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्र। आर होती है Q1 Q2 दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या फिर इसको F बराबर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोड या एप्सिलॉन जीरो। और इस के का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर। व इस एप्सिलॉन जीरो का मान होता है या एप्सिलॉन नोड का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है दोस्तों 3 नंबर 3 नंबर सूत्र आता है अपना कि बहुल आवेशों के बीच बल या आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दोस्तों, बहुल आवेशों के बीच का बल का मतलब होता है कि बहुत सारे आवेश दिए गए हैं और उनके बीच बल क्या लगता है। तो उनके बीच बल का सूत्र होता है ए बराबर क्यू नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन आई बराबर 1 से लेकर आई बराबर एन तक, और क्यू आई अपॉन R0 I का स्क्वायर और R0 I का कैप, ये सदिश दर्शाने के लिए। अब ये होता कैसे है। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक आवेश का निकाय है जहाँ पर ये क्यू नोड आवेश है। यहाँ पर Q1 Q2 Q से इस प्रकार एन आवेश स्थित है। तो इन आवेशों का इस आवेश पर बल लगेगा, क्योंकि अगर ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक, तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये बल बाहर की तरफ लगेगा। इसे F01 नाम दे दिया और इनके बीच की जो सदिश होता है उसको नाम दे दिया R01 सदिश। इसी प्रकार ये इन सभी बलों का यहाँ पर सभी आवेशों का एक दूसरे पर बल लगेगा, तो ये बल इस प्रकार दर्शा दिया। तो ये जो टोटल बल है ये होता है हमारा क्यू नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक। इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पर आई की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पर आई की जगह 1 रख दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर आई की जगह 2 रखेंगे, फिर इन सभी के बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर आई की जगह 3 रखेंगे। इस प्रकार हम आई की जगह एन तक मान रखते चले जाएंगे। तो ये होता है बहुल आवेशों के बीच बल। अब आता है 4 नंबर सूत्र विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है एफ सदिश अपन क्यू नोट सदिश। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र बल, ये बल बन जाएगा हमारे पास इस ये क्यू नोट भाग में इस तरफ गुणा में भेज देंगे, तो ये बन गया क्यू नोट ई सदिश। और इसका मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कुलाम, तो न्यूटन बटा कुलाम। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मात्रक। इसको आगे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आ गया 5 नंबर बिंदु आवेश या फिर एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर के अब इसको सदिश दर्शाने के लिए दिया गया है। और या फिर ई सदिश बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह के भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके विद्युत क्षेत्र का मात्रक वही रहेगा न्यूटन बटा कुलाम। इसके बाद आता है 6 नंबर कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर ये तो था एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये अगर बहुत सारे आवेश दिए जाएं तो उनका विद्युत क्षेत्र किस प्रकार होगा। तो ये हमारा एक बिंदु P है और इस तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा इस P बिंदु पर Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1, P बिंदु पर Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र En, Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2। इसका ये विद्युत क्षेत्र है। तो इनका जो टोटल विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ए आई बराबर 1 से लेकर एन तक क्यू आई अपन आर आई का स्क्वायर और आर आई कैप, ये दिशा दर्शाने के लिए। बस ये सूत्र इससे ही उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर। यहाँ पर बहुत सारे आवेश है तो यहाँ पर आई दर्शा दिया, यहाँ पर आर आई दर्शा दिया।
और यहाँ पर आई बराबर 1 से लेकर n तक सबका योग कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट विद्युत फ्लक्स फाई ई। विद्युत फ्लक्स होता है ई सदिश डॉट डी एस सदिश। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम या फिर वोल्ट इंटू मीटर होता है। ये होते हैं विद्युत फ्लक्स के मात्रक। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला। और नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश दर्शाते हैं इसको। ये होता है क्यू इंटू टू ए सदिश। ये होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव, जिसमें प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश यानी दो आवेश है, दोनों का परिमाण समान है, दोनों की प्रकृति विपरीत है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, दोनों के बीच की दूरी है 2a। तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। इसके बाद आता है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला बिंदु आता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, यानी जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र ई होता है अपना 1/4π02p सदिश अपॉन r³। पी होता है अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2a/q, जो हमने अभी पीछे सूत्र पढ़ा था वो होता है। या फिर इसको 1/4π0 की जगह k भी लिख सकते हैं, तो ये बन गया k2p सदिश अपॉन r³। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा दोस्तों माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष या विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर 1/4π0 p सदिश अपॉन r³। और दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की वैसे तो दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, लेकिन जब विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष या विषुवत तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तब दोस्तों इसके अंदर जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी वो दोस्तों प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जब विषुवत तल की बात आती है तब विद्युत द्विध्रुव की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। ये दोस्तों आपको तब काम आएगी जब आपको दिशा पूछी जाए इसकी। इसके बाद आता है 11 नंबर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण या टो। तो बल आघूर्ण टो होता है पी साइन थीटा। टो इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करें तो टो सदिश बराबर पी सदिश क्रॉस ए सदिश। साइन थीटा को चेंज कर दिया क्रॉस में। और दोस्तों यहाँ पर थीटा क्या होता है? थीटा होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। इसके बाद आता है गाउस नियम। गाउस नियम कहता है दोस्तों कि फ्लक्स फाई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और फ्लक्स का मात्रक वही होता है अपना वेबर या फिर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम या फिर वोल्ट इंटू मीटर। इसके बाद आता है दोस्तों कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों ये गाउस नियम का ही एक अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4π0 2 लैम्डा अपॉन r। और लैम्डा यहाँ पर होता है हमारा दोस्तों रेखीय आवेश वितरण। लैम्डा होता है रेखीय आवेश वितरण। तो ये सदिश रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4π0 2 लैम्डा अपॉन r कैप। और r होते हैं उस बिंदु की उस तार से दूरी। इसके बाद आता है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसका विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और एप्सिलॉन 0 का मान आप जानती हैं 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है कि एक समान आवेशित पतले गोल या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। हमारे पास दोस्तों एक पतला गोल या खोल है जो पूरी तरह से आवेशित है। इसकी त्रिज्या हम r मान लेते हैं कैपिटल R। और इसका जो केंद्र है इससे दोस्तों हम स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मानते हैं P। और इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बनती है। पहले कंडीशन बनती है दोस्तों कि यदि स्मॉल r बड़ी हो कैपिटल R से, यानी अगर कैपिटल R तो हमारे पास इस जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है, तो जब हमारा जो ये बिंदु है इसकी दूरी इस त्रिज्या से बड़ी हो, यानी कहने का मतलब है कि जब ये बिंदु इस वृत्त से बाहर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अपनी KQ बटा r²। और r कैप है यहाँ पर दिशा दर्शाने के लिए। इसके बाद आता है कि यदि ये r बराबर हो r के, यानी ये बिंदु जो वृत्त के परिधि के ऊपर स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ बटा r। क्यों होता है? आवेश r होता है इसकी त्रिज्या। और जब r का मान छोटा हो कैपिटल R से, यानी ये जो बिंदु है ये वृत्त के अंदर स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारे 1 नंबर चैप्टर के सभी फॉर्मूले।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब पढ़ेंगे दोस्तों 2 नंबर चैप्टर के सभी फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला बनता है इसके अंदर विद्युत विभव का। विद्युत विभव भी होता है W/Q, यानी एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसके अलावा एक और बनता है जो होता है विद्युत विभवांतर का। तो विद्युत विभवांतर होता है कि एक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभवांतर भी ये होता है अपना कि W/Q, बस फर्क इतना होता है कि विद्युत विभव के अंदर किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं और विद्युत विभवांतर के अंदर किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र से ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाते हैं। इसका अन्य मात्रक देखेंगे तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कुलाम, तो जूल बट्टा कुलाम, या फिर विभव का मात्रक होता है वोल्ट। सामने आता है वोल्ट काम लेते हैं। इसके बाद आता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है दोस्तों KQ/R, और R होता है उस बिंदु से उस आवेश व उस बिंदु के बीच की दूरी। जो हमारा आवेश होता है और जो बिंदु होता है उनके बीच की दूरी। यहाँ पर K का मान 1/4πε0 भी रख सकते हैं। तो ये बन गया अपना 1/4πε0 Q/R। तो ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब आता है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके अंदर दो आवेश है, -Q आवेश, +Q आवेश, और दोनों का परिमाण समान है, दोनों की प्रकृति विपरीत है, दोनों एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं O जो इसके मध्य में स्थित है। इससे R दूरी पे बिंदु P मान लेते हैं जहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु पर विद्युत विभव होता है 1/4πε0 P cos θ/r²। R होती है ये दूरी इस मध्य बिंदु से इस P बिंदु की दूरी, और cos थीटा होता है अपना ये जो इस विद्युत द्विध्रुव तथा इस रेखा के बीच का कोण, और P होता है अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मान होता है, इसका सूत्र मैंने पढ़ा था पीछे, इसका सूत्र होता है 2AQ। 2A होता है अपना इस जो दोनों आवेश है द्विध्रुव के इनके बीच की दूरी, तथा Q होता है अपना आवेश जो आवेश दिया गया है जिसका परिमाण में दिया होता है। तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब आता है 2 नंबर चैप्टर का अगला फॉर्मूला है दोस्तों कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो दोस्तों हमने एक आवेश के कारण तो विद्युत विभव पढ़ा था KQ/R, या फिर 1/4πε0 Q/R। तो अगर बहुत सारे आवेशों के कारण इसका विद्युत विभव देखेंगे कि यहाँ पर एक बिंदु P है, ये अपना इस P बिंदु पर इस Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव, Q2 आवेश के कारण विद्युत विभव, Q3 आवेश के कारण विद्युत विभव, इस प्रकार N आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव देखेंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/4πε0, समेशन लगा देंगे I बराबर 1 से N तक QI/RI। यहाँ पर I की जगह 1 पुट कर देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर I की जगह 2 पुट कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर I की जगह 3 पुट कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार समेशन का मतलब होता है योग, कि I बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे और N तक इसका योग करते चले जाएंगे। इसके बाद आता है 5 नंबर कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और ये स्थितिज ऊर्जा तब होगी जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है KQ1Q2/R। इस प्रकार होता है दो बिंदु आवेश होते हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी R होती है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है KQ1Q2/R। इसके अलावा आता है कि 3 बिंदु आवेश के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और ये भी तभी होगी जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। तो इसकी विद्युत क्षेत्र आप देख सकते हैं कि 3 आवेश है Q1 Q2 Q3, इन दोनों के बीच की दूरी R1, इन दोनों के बीच की दूरी R2, इन दोनों के बीच की दूरी R3। तो इसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे W से भी दर्शा सकते हैं, ये होता है Q1 Q2/R1 प्लस Q1 Q3/R3 प्लस Q2 Q3/R2। और Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है, R1 क्या है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ये तो था हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये दोनों। अब आता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पहला आता है एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, ये होती है, इसे W से भी दर्शा सकते हैं, ये होती है अपना VQ। अब यहाँ पर R क्यों लगाए हैं, तो यहाँ पर R का मतलब है कि हम अनंत से किसी आवेश को लाते हैं और एक बिंदु तक लाते हैं, तो उस आवेश तथा उस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो, इसलिए हमने यहाँ पर R को प्रेजेंट किया है।
इसके बाद आता है कि अगर दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछी जाए, ये तो थी हमारे एक आवेश के कारण निकाय की स्थिति ऊर्जा, और ये दोनों तब है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। ऊपर वाली तब थी जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। तो जब बाह्य विद्युत उपस्थित हो तो दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा होती है अपनी डब्ल्यू बराबर V r1 Q1 प्लस V r2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बटा R। अब इसको समझते हैं कि ये होती कैसे है। तो दोस्तों हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी है R। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन दोनों आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा है, और ये तब है दोस्तों जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। तो दोस्तों पहले हमारे पास यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं था, तो सबसे पहले तो हम Q1 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। Q1 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तब इसकी ऊर्जा होती है VQ1। तो इसको लिख दिया VQ1, और यहाँ पर R1 दर्शा दिया कि Q1 तथा उस बिंदु के बीच की दूरी R1 थी, इसलिए R1 दर्शा दिया प्लस में। अब Q2 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो ये बन गया हमारा VQ। इसके बाद दोस्तों जब ये दोनों आवेश विद्युत क्षेत्र में आ जाते हैं, तब इन दोनों के बीच में एक स्थिति ऊर्जा और बनती है, जो बनती है हमारी KQ1 Q2 बटा R1। इसके बाद आता है दोस्तों 8 नंबर कि बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है हमारी -PE cos थीटा। यहाँ पर थीटा होता है अपना विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। इसके बाद आता है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर होती है Q/V। इसका मात्रक होता है कुलाम बट्टा विभव का मात्रक होता है वोल्ट, कुलाम बट्टा वोल्ट, या फिर इसका सामान्यतः इसका मात्रक हम फेरड लेते हैं, फेरड। इसके बाद आता है दोस्तों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो। अब देखते हैं दोस्तों संधारित्र की धारिता। तो हमारे पास दो संधारित्र की इसका प्लेटें हैं, और उनका क्षेत्रफल A है, और उन पर प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश दोनों पर आवेश है, और इनके बीच की हम धारिता देखते हैं। और जब धारिता कब देखेंगे, जब दोनों के बीच निर्वात भरा हो, तब इनकी धारिता होती है A ε0/d। डी होती है उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और ε0 का मान हम जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब के बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ए होता है उस प्लेट का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है जब दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का कोई पदार्थ भरा हो। अब देखते हैं दोस्तों संधारित्र की धारिता कब, जब दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का पदार्थ भरा हो। तो जब के पराविद्युतांक पदार्थ भरा हो दोस्तों, तब इसकी धारिता हो जाती है अपनी K × A ε0/d। यानी दोस्तों इसके बोलते हैं सी के का मतलब होता है धारिता जब उसके बीच के पराविद्युतांक का पदार्थ भरा हो। तो दोस्तों ये के का के। अब दोस्तों हम देखते हैं कि A ε0/d ये क्या है। ये हमारी ये धारिता तब की धारिता है जब दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात भरा हो। इसको हम C0 से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये तब है जब दोनों के बीच में निर्वात भरा हो या वायु भरी हो, तब इनके बीच की धारिता है। तो दोस्तों हम C को K × C0 भी दर्शा सकते हैं। C0 है यहाँ पर समांतर प्लेट की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात भरा हो, और C हो गई हमारी जब दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का पदार्थ भरा हो। इसके बाद आता है दोस्तों संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन दोस्तों प्रतिरोधों के संयोजन का उल्टा होता है। यानी प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन संधारित्र में क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा 1/C1, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 है पहले संधारित्र की धारिता, दूसरे संधारित्र की धारिता, तीसरे संधारित्र की धारिता। इस प्रकार हमारा जो क्रम होगा श्रेणी क्रम, उसमें जितने संधारित्र होंगे वो आगे चलते जाएंगे। इसके बाद आता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो पार्श्व क्रम संयोजन में होता है धारिता, टोटल धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2। अब आता है दोस्तों संधारित्र पर संचित ऊर्जा। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा के 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है संचित ऊर्जा U या W बराबर होता है Q²/2C। C होता है अपना संधारित्र की धारिता। या फिर इसका एक अन्य सूत्र होता है, वो होता है 1/2 CV²। V होता है दोस्तों यहाँ पर विभव, V यहाँ पर विभव होता है। और या फिर एक अन्य सूत्र होता है, वो होता है 1/2 QV, क्यों आवेश V विभव C संधारित्र की धारिता। इसके अलावा दोस्तों इसका लास्ट सूत्र आता है हमारा 2 नंबर चैप्टर का स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। जो चैप्टर है 2 नंबर फिजिक्स का, उसका लास्ट सूत्र आता है कि ऊर्जा घनत्व है, जिसे म्यू से दर्शाते हैं। ऊर्जा घनत्व होता है U/V, यानी संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में
यहाँ पर वी का मतलब है दोस्तों आयतन। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ई विद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका ये था हमारे कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 व चैप्टर नंबर 2 के सभी फॉर्मूले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।